स्टूडेंट्स, यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना और परमाणु संरचना में जो हमारा आपका आज का टॉपिक रहेगा कक्षक, ऑर्बिटल व उसकी आकृतियाँ, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। सबसे पहली बात तो परमाणु कक्षक होता क्या है। परमाणु कक्षक क्या होता है? कक्षक वह स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम है। मतलब जहां परमाणु के इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो स्थान कक्षक है। जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है, यानी साई स्केयर की वैल्यू मैक्सिमम है। साई हमने बात की थी, श्रोडिंगर समीकरण का एक सॉल्यूशन हल है और जिसका वर्ग जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। तो हम लोग जब कक्षक बनाते हैं, एक सिंपल सी बात करूंगा मैं आपके साथ, जैसे ये एस कक्षक है, ये एस कक्षक है। जब इलेक्ट्रॉन भरते हो क्या आप एस कक्षक के बाहर भरते हो क्या? नहीं भरते ना। कहाँ भरते हैं? कक्षक के अंदर भरते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, कक्षक क्या है? ऐसे पी कक्षक होता है, ऐसे ही सेम पी कक्षक होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कक्षकों के अंदर भरे जाते हैं ना। तो कक्षक वह स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या है? अधिकतम है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, है ना। तो ऑर्बिटल वह स्पेस होता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। अब जो कक्षक होते हैं, परमाणु कक्षक, परमाणु कक्षक जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी और एफ, जिसमें जो शेप मेनली एक्सप्लेन की होती हैं, आकृतियाँ मुख्यतः एक्सप्लेन की होती हैं, वो एस, पी और डी की। एस, पी और डी की। एस की आकृति कैसी होती है? गोलीय या गोलाकार, स्फेरिकल शेप बोलते हैं इसकी। पी की शेप कैसी है? डंबलाकार, डंबल शेप है पी। और डी की शेप कैसी है? द्विडंबलाकार, द्विडंबलाकार, डबल डंबल। जिसमें से पी की जो आकृति होती है और डी की जो आकृति होती है, पी और डी की आकृतियाँ, ये दिशात्मक गुण, ये दिशात्मक शेप होती है, डायरेक्शनल शेप्स होती हैं, दिशात्मक आकृतियाँ होती हैं। डी की और पी की। एस की आकृति दिशात्मक नहीं होती, तो एस जो है वो अदिशात्मक कक्षक है, अदिशात्मक कक्षक है। दिशात्मक का मतलब क्या है? हमारे पास 3 अक्ष होती हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक जेड अक्ष है। जेड अक्ष जो है वो बोर्ड के आगे और बोर्ड के पीछे की ओर, है ना। बोर्ड के आगे और बोर्ड के पीछे की ओर। जैसे ये मान लीजिए बोर्ड है और बोर्ड के आगे और पीछे की ओर है। एस की आकृति कैसी है? गोलाकार, यानी एक बॉल की तरह है एस, जैसे बॉल होती है। अब बॉल में देखो आप, तीनों अक्षर बराबर हैं, तीनों अक्षर पर स्थित है बॉल। बॉल जब आप बनाओगे तो यूं ही बनेगी ना। इसमें एक्स अक्ष भी आएगी, इसमें वाई अक्ष भी आएगी और आगे पीछे से जेड अक्ष भी आएगी, क्योंकि उभरी हुई होती है बॉल, है ना, उभरी हुई होती है, तो जेड अक्ष भी आएगी इसके अंदर। समझ गए? तो इसमें जो है कोई दिशात्मक गुण नहीं पाया जाता, कोई प्रॉपर एक्सिस पर नहीं होती है ये, इसलिए बोलते हैं कि एस जो होता है वो अदिशात्मक होता है, इसमें कोई दिशात्मक गुण नहीं होता। पी डंबलाकार शेप लिए होता है, ये दिशात्मक आकृति रखता है, डायरेक्शनल शेप रखता है। डंबल जो है अगर वो एक्स अक्ष पर है, जैसे मान लीजिए 3 अक्ष हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक आगे पीछे है, जिसको हम लोग यूं दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, वैसे ये ऐसे होती नहीं है, आगे और पीछे की ओर होती है ये, तो अपने जनरली दिखाया है इसको।
तो अगर P कक्षक x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये हो गया px। और अगर P कक्षक y अक्ष पर है, जैसे ये y अक्ष हो गई, और P कक्षक जो है वो y अक्ष पर है, तो ये होता है py। और अगर P कक्षक z अक्ष पर है, P कक्षक जो है वो z अक्ष पर स्थित है, तो ये होता है pz। तो इस तरह से ये दिशात्मक गुण रखता है, दिशात्मक आकृति लिए होता है। यानी जैसे हम P कक्षक बोलते हैं px कक्षक, तो यहाँ से पता लगता है कि उसकी दिशा क्या है ना। py कक्षक यहाँ से पता लगता है कि वो किस डायरेक्शन में है। pz कक्षक तो ये बताता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है ना। px क्या है? px जो x अक्ष पर है, py जो y अक्ष पर है, और pz जो z अक्ष पर है। ऐसे डी कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं। dxy, dyz, dxz, dx² y² और dz²। dxy, dyz, dxz, dx² y² और dz²। dxy यहां से भी दिशा पता लगती है। क्या है बताओ dxy की डायरेक्शन? x और y के बीच में है ना, x और y के बीच में है। तो जैसे ये हो गया, ये मान लो x अक्ष है, ये मान लो y अक्ष है, तो जो दो डंबल बने हुए हैं, दो डंबल शेप बनी हुई है, वो x और y के बीच में बनी हुई है। ऐसे dyz से भी पता लगता है ना। dyz मतलब y और z के बीच में। अब ये y मान लिया, ये z मान लिया, तो जो dyz होगा वो y और z के बीच में होगा, y और z के बीच में। ऐसे ही dxz है, dxz मतलब कहाँ है dxz? x और z के बीच में है ना, x और z के बीच में है। dx² y² कहाँ है? एक्स वाई एक्सिस के ऊपर है, एक्स वाई एक्सिस के ऊपर है dx² y²। एक्स और वाई के ऊपर है, ये मान लो एक्स अक्ष है, ये मान लो वाई अक्ष है, तो ये एक्स और वाई के ऊपर स्थित है। और dz² जो होता है वो, उसकी जो पाली होती है वो z अक्ष के ऊपर होती है, लेकिन उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन की वलय भी पाई जाती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की वलय इसके चारों ओर स्थित होती है, जिसको ये पाली टच नहीं करती है ना, ये पाली इसको टच नहीं करती। इलेक्ट्रॉनिक एक रिंग होती है इसके चारों ओर, इलेक्ट्रॉन की एक वलय होती है। ये dz² हो गया। तो dxy, dyz, dxz, dx² y² और dz², ये 5 डी कक्षक होते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है। इसके हमने जो है द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या सारी डिस्कस करी हुई है। लेकिन इन कक्षकों के बीच में, ये जो कक्षक हम लोग पढ़ रहे हैं, इन कक्षकों के बीच में, चाहे वो एस कक्षक है, गोलाकार आकृति लिए हुए एस कक्षक है, चाहे वो डंबलाकार आकृति लिए हुए पी कक्षक है, चाहे वो द्विडंबलाकार आकृति लिए हुए डी कक्षक है, इन कक्षकों के बीच में एक ऐसा स्थान भी होता है, कोई ना कोई ऐसा स्थान होता है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। कक्षकों में वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, उस स्थान को कहते हैं नोड। नोड क्या है? नोड वह स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है। मतलब जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो 0 होती है, प्रायिकता शून्य होती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो शून्य होती है। वो स्थान होता है नोड। और नोड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नोड को 2 वर्गों में बांटा गया है।
एक तो होता है गोलीय नोड, या जिसको त्रिज्यीय नोड भी बोलते हैं, त्रिज्यीय नोड। और एक होता है कोणीय नोड, कोणीय नोड। एक गोलीय नोड होता है, एक त्रिज्यीय नोड होता है, गोलीय नोड या त्रिज्यीय नोड, और एक होता है कोणीय नोड। गोलीय नोड या त्रिज्यीय नोड में जो स्थान होगा जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, उस स्थान को बोलते हैं नोडल सरफेस या नोडीय सतह, नोडीय सतह, नोडीय सतह। और कोणीय नोड में बोला जाता है नोडीय तल, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। अब आप एक चीज ध्यान रखना, आपसे नोडीय तल पूछे, नोड और कोणीय नोड पूछे, एंगुलर नोड, एंगुलर नोड पूछे, तो वो सेम चीज होती है, सिर्फ डी जेड स्क्वायर को छोड़कर, डी जेड स्क्वायर को छोड़कर, वो भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा, डी जेड स्क्वायर को छोड़कर, है ना। डी जेड स्क्वायर को छोड़कर, डी जेड स्क्वायर में हम लोग ये बोलते हैं कि इसमें जो है नोडीय तल नहीं पाया जाता, नोडीय तल नहीं पाया जाता। अभी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी पूरी। नोडीय तल नहीं पाया जाता, इसमें कोणीय नोड होती है, कोणीय नोड होती है। इसको हम लोग इंग्लिश में आप लोग क्या बोलोगे, शंकु को कोन, है ना, कोन, नोडल कोन बोलते हैं, नोडल कोन। ये कोन वो वाला कोन नहीं है, एंगल नहीं है ये, नोडल कोन बोला जाता है, नोडल कोन होते हैं डी जेड स्क्वायर में। नोडल प्लेन नहीं होते, नोडल कोन होते हैं। अभी क्लियर होता जाएगा आपको। तो गोलीय नोड, हम वन बाई वन चलते हैं वापिस। गोलीय नोड या त्रिज्यीय नोड जहाँ नोडीय सतह बनती है। अब किस कक्षक में कितनी नोडीय सतह होती है, वो आप लोग एक फार्मूला याद रखिएगा। नोडीय सतह पूछ ले, त्रिज्यीय नोड पूछ ले, गोलीय नोड पूछ ले, इसका जो फार्मूला है n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन, ये फार्मूला है गोलीय नोड, त्रिज्यीय नोड या नोडीय सतह ज्ञात करने का। और कोणीय नोड या नोडीय तल पूछ ले तो ये बराबर होते हैं एल के, एल के बराबर होते हैं, जितना इसका एल होता है। एल क्या है, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो जो कोणीय नोड होते हैं या कह दें हम नोडीय तल होते हैं, वो एल के बराबर होते हैं, जितना उसका एल होता है। अब बताओ एस कक्षक का एल कितना होता है, एस कक्षक के लिए एल का मान, एस के लिए 0, तो इसमें 0 नोडीय तल होता है, मतलब नोडीय तल होता ही नहीं है एस में। तो एस में सिर्फ यही होगा, सिर्फ ये वाला, एस में सिर्फ यही होगा, ठीक है। ये एस में नहीं होता, ये एस में नहीं होता। पी में कितने नोडीय तल हो जाएंगे, पी में 1, डी में 2 और एफ में पूछ ले तो 3। हालांकि हमारी बुक्स में पी और डी को ही एक्सप्लेन किया होता है, क्योंकि एफ की शेप जनरली हम, एफ की शेप तो फिर भी आपको कुछ बुक्स में देखने को मिल जाएगी, लेकिन इसमें नोडीय तल या कोणीय नोड वगैरह कोई एक्सप्लेनेशन हमारी बुक्स में नहीं मिलता। सिर्फ संख्या मिलती है कि एफ में 3 नोडीय तल या 3 कोणीय नोड पाए जाते हैं। पी और डी को हम पूरा क्लियर करेंगे कि पी में एक नोडीय तल या कोणीय नोड है, और डी में 2 नोडीय तल या 2 कोणीय नोड हैं, वो क्लियर करेंगे हम पूरा। अब नोडीय सतह देखो, नोडीय सतह किसमें कितनी होगी, नोडीय सतह यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। नोडीय सतह पूछ ले, त्रिज्यीय नोड पूछ ले और गोलीय नोड पूछ ले। इंग्लिश में स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड बोलते हैं, रेडियल नोड, रेडियल नोड। और इसको एंगुलर नोड बोला होगा, एंगुलर नोड। और नोडल प्लेन, नोडल प्लेन सिर्फ डी जेड स्क्वायर में एंगुलर नोड नहीं होती, इसमें नोडल कोन होता है, नोडल प्लेन नहीं होता, नोडल कोन होता है। अब देखें n माइनस एल माइनस वन, तो जब एस कक्षक आएगा, एस कक्षक, सीधा सा हिसाब लगाते जाओ। देखो एस कक्षक जब आएगा
यही हम फार्मूला नया बना देते हैं। देखो इसका फार्मूला अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया होता है। जो एग्जैक्ट फार्मूला है वो n माइनस एल माइनस वन है, n माइनस एल माइनस वन, ये एग्जैक्ट फार्मूला है। ठीक है, जब s कक्षक होता है तो s कक्षक के लिए बताना एक बार l का मान कितना होता है s कक्षक के लिए, s कक्षक के लिए 0, s कक्षक के लिए l का मान 0 होता है। तो बताओ क्या फार्मूला बनेगा, फार्मूला क्या बनेगा बताओ, जब l का मान 0 रख दोगे आप लोग तो नोडियस तहक n माइनस वन है ना, n माइनस वन, नोडियस तह कह दो, त्रिज्य नोड कह दो, गोलीय नोड कह दो, इसका फार्मूला n माइनस वन दिया होता है हमारी बुक्स के अंदर। आप लोग देख सकते हैं ज़्यादातर बुक्स में आपको यही फार्मूला पढ़ने को मिलेगा कि नोडियस तह की जो संख्या होती है s कक्षक के लिए n माइनस वन होती है। क्यों? क्योंकि l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू 0 होती है ना। तो जब l की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो n माइनस वन ही बचेगा ना। ठीक है, पी कक्षक में बताओ क्या फार्मूला बनेगा, पी कक्षक के लिए, पी कक्षक के लिए बनाओ फार्मूला। एल का मान कितना होता है बताओ, पी में एल का मान, पी में एल का मान 1 होता है। तो आपको बुक्स में इसको फार्मूला जो मिलेगा n माइनस टू पढ़ने को मिलेगा, n माइनस टू। पता लग गया वो n माइनस टू क्यों बोल रहा है, एग्जैक्ट फार्मूला ये है। ठीक है, पर आप जब ज़्यादातर बुक्स में पढ़ेंगे ना वो ऐसे लिखा होगा n माइनस वन, n माइनस टू, तो आपको पता होना चाहिए n माइनस टू क्यों बन रहा है, क्योंकि l की वैल्यू कितनी है, p के लिए l की वैल्यू 1 है। तो जब आप l की वैल्यू 1 रखेंगे तो n माइनस एक माइनस एक, तो n माइनस दो बन जाएगा। ऐसे ही d के लिए, d के लिए बताओ, d के लिए d n माइनस थ्री, n माइनस थ्री है ना। और f के लिए क्या बनेगा, f के लिए n माइनस फोर। तो ये अलग अलग फार्मूले नहीं है, फार्मूला यही है इसका n माइनस एल माइनस वन। समझ आ गई बात। और बुक्स में आपको जो है वो n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर पढ़ने को मिल जाएगा। और ज़्यादातर s कक्षक ही पढ़ेंगे आप लोग, बाकी रेयर चांस में आपको मिलेंगे, किसी बुक्स में मिलेंगे। ज़्यादातर बुक्स में p, d और f की व्याख्या नहीं करी हुई है। लेकिन अब आपके सामने सारे फार्मूले क्लियर हैं। अब आपसे पूछ लेता है, मान लो 3p कक्षक में रेडियल नोड यानी त्रिज्य नोड, 3p कक्षक में त्रिज्य नोड रेडियल नोड होगी। तो 3p आपको पता है, 3p n का मान बताओ, n बिल्कुल 1 होगी है ना, n का मान 3 है, n का मान 3 है, l का मान 1 है और माइनस वन तो होता ही है, n माइनस एल माइनस एक, फार्मूला लगा दो या सीधा ही याद रख लो p के लिए n माइनस दो, एक ही बात है। जैसे मर्जी आपको बेटर लगे वैसे कर सकते हैं। 3 माइनस एक यानी एक रेडियल नोड आएगी इसके अंदर, एक रेडियल नोड आएगी। स्फेरिकल नोड भी बोल सकता है इसको, स्फेरिकल नोड। समझ आ गई बात। और P के लिए अगर आपसे पूछ ले एंगुलर नोड तो कितनी होगी एंगुलर नोड, 1। ये L के बराबर होती है ना, जितना L होता है एंगुलर नोड L के बराबर होती है। अब 2p कक्षक अगर दे देता, यहाँ 2p कक्षक दे देता, 2p कक्षक, तो बताओ रेडियल नोड स्फेरिकल नोड कितनी हो जाती, 0 हो जाती है ना, स्फेरिकल नोड 0 हो जाती। और एंगुलर नोड कितनी हो जाती, ये 1 नहीं होती, ये L के बराबर है ना, L के बराबर है, तो ये 1 नहीं रहेगी P के लिए हमेशा, ये चेंज नहीं होगी, ये चेंज होगी, ये चेंज होगी अकॉर्डिंग टू n। जैसे जैसे n बदलेगा वैसे वैसे स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड बदलेगा। अब s का एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे, इसमें s का एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग। अब s के लिए क्या फार्मूला है, s के लिए, s कक्षक के लिए, s कक्षक के लिए रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड क्या फार्मूला बनेगा, n माइनस वन, n माइनस वन। अब सबसे पहले अपने 1s कक्षक की बात करें, 1s ऑर्बिटल, 1s कक्षक कितने होंगे बताओ, रेडियल नोड, रेडियल नोड कितने हो जाएंगे, 1 माइनस वन बराबर 0,
यानी इसमें जीरो रेडियल नोड या जीरो स्फेरिकल नोड है, मतलब ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन ना हो, सभी जगह पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। क्योंकि नोड क्या होता है, नोड वह स्थान होता है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। और नोड कितनी आई यहाँ, जीरो आई, जीरो नोड आई। इसका मतलब इसमें नोड है ही नहीं, मतलब ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन ना हो। इसका मतलब सभी स्थानों पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सभी स्थान पर, संपूर्ण स्थान पर बोल दें अपने, संपूर्ण स्थान पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। समझ गए? इसमें जीरो नोड है, मतलब ऐसी कोई सतह ही नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन ना हो, मतलब सारी जगह पर इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है। तो जब आप 1s का डायग्राम हम लोग बनाते हैं तो ये सेंटर में नाभिक दिखा देते हैं बिल्कुल बीचों बीच, ये इसकी बाउंड्री दिखा देते हैं, गोल गोलाकार है ये। नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होगी, सही है? क्यों? क्योंकि नाभिक पर क्या आवेश है, प्लस, है ना। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे नाभिक से दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कम हो जाएगी, और दूर जाएंगे और कम हो जाएगी, लेकिन कभी शून्य नहीं होगी, कभी शून्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें नोड है ही नहीं, नोड है ही नहीं तो हर जगह इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, नाभिक के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता घटती है। तो साई स्क्वायर और आर में जब ग्राफ बनाया जाता है, इसके प्रायिकता आरेख जिसको बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ग्राफ बोलते हैं हम लोग, साई स्क्वायर और आर के बीच जब ग्राफ बनाया जाता है, साई स्क्वायर और आर के बीच, अब आप देखो इस पॉइंट पर आर का मान बताओ, इस पॉइंट पर आर का मान कितना है, जीरो। यानी बिल्कुल नाभिक के अंदर जब त्रिज्या शून्य है, त्रिज्या शून्य है मतलब वो नाभिक के अंदर की बात कर रहा है, सेंटर पॉइंट की बात कर रहा है, सही है? सेंटर पॉइंट पर त्रिज्या शून्य होगी, बिल्कुल सेंटर पॉइंट की बात कर रहा है वो, यहां त्रिज्या शून्य है। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या बताओ नाभिक के अंदर? नहीं होते, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता भी शून्य होती है। फिर जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती है, प्रायिकता बढ़ती है, तो त्रिज्या बढ़ी तो प्रायिकता बढ़ी, और धीरे धीरे एक स्थान पर आकर प्रायिकता अधिकतम हो जाती है। उसके बाद प्रायिकता जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, यहाँ प्रायिकता अधिकतम है इस क्षेत्र के अंदर, है ना, इस क्षेत्र के अंदर प्रायिकता अधिकतम है। फिर जैसे जैसे हम इससे आगे जा रहे हैं क्या हो रहा है बताओ, प्रायिकता घटेगी। क्या शून्य भी होगी क्या? शून्य हुई कहीं प्रायिकता? नहीं हुई। तो फिर ये ग्राफ हम ऐसे बनाकर ऐसे रख देते हैं, ये ग्राफ बन गया प्रायिकता ग्राफ, शून्य नहीं दिखाई। समझ आ गई बात? क्लियर है? वनएस का आरेख, ये वनएस का आरेख है। यही आरेख 2p का बनेगा, 2p का यही आरेख बनेगा सेम टू सेम। यही आरेख 3d का बनेगा सेम टू सेम, और यही आरेख 4f का बनेगा सेम टू सेम। आप चेक करके देख सकते हैं। 2p में त्रिज्या नोड बताओ कितनी होंगी, त्रिज्या रेडियल नोड, त्रिज्या नोड कितनी होंगी बताओ? n-2 यानी 2 - 2 0। तो इसमें जीरो नोड दिखाई है हमने, ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई जहाँ इलेक्ट्रॉन ना हो। वो तो सिर्फ नाभिक के अंदर है, नाभिक के अंदर तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं होते। समझ आ गई बात? 3D में देख लो, 3D में n-3 फार्मूला लगा दो सीधा ही, तो 3 - 3 0। 4f में देख लो, 4 - 4 n-4 फार्मूला होता है, 4 - 4 0। सिर्फ होता क्या है, इनका जो ये जो एरिया हम दिखा रहे हैं ना, जैसे एस में ये दिखा रहे हैं ऐसे, इसमें क्या होगा, पी में थोड़ा सा वाइड हो जाएगा ऐसे, बस ऐसे आ जाएगा, बस और कुछ नहीं होता। डी में थोड़ा और वाइड हो जाता है इस तरह से ऐसे, और एफ में शार्प पीक देता है ऐसे, बस और कुछ भी नहीं होता, बाकी ग्राफ यही रहते हैं। समझ आ गई बात? यानी नोड जीरो होती है, रेडियल नोड, और कुछ भी नहीं है, सेम ग्राफ देखने को मिलेगा आपको, यही वाला। ठीक है, अब 2s बनाओ, 2s बनाना, 2s में निकालो रेडियल नोड, 2s में रेडियल नोड या नोडियस तह भी बोल सकते हैं आप लोग, नोडल सरफेस, स्फेरिकल नोड भी बोल सकते हैं, स्फेरिकल नोड,
तो n-1 फार्मूला है इसके लिए, n-1, n का मान कितना है 2, 2 - 1 यानी 1, एक नोड है इसके अंदर, एक रेडियल नोड है, यानी एक जगह ऐसी है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, 0, है ना। एक स्थान ऐसा है, एक स्थान ऐसा है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, पाए जाने की प्रायिकता 0 है। आगे बात समझ। एक स्थान ऐसा है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 है। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं इसका डायग्राम देखो। ये नाभिक हो गया, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, अधिकतम, है ना, क्योंकि नाभिक पर प्लस है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस है। अब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रायिकता क्या होगा, कम होगी। तो ये जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ी वैसे वैसे ये प्रायिकता घट रही है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता घट रही है। और घटते घटते एक स्थान ऐसा आ जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, यानी नोड आ जाएगी एक बीच में। तो बीच में एक नोड आ जाएगी जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, बीच में एक नोड आ जाएगी। तो ये वो हमने नोड दिखा दी, ये हमने वो स्थान दिखा दिया जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद फिर वापस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता बढ़ेगी, और फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और अब 0 होंगे क्या, अब होंगे क्या 0, कहीं नहीं होंगे, अब 0 नहीं होंगे, है ना। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एक ही नोड है, यहाँ पे एक ही रेडियल नोड है, इसलिए एक ही स्थान ऐसा दिखाया जाता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 0 होती है। तो ये 2s का ग्राफ, 2s का डायग्राम हमें देखने को मिलता है बुक्स के अंदर। ठीक है, ये 2s का डायग्राम मिलता है देखने को कि 2s का डायग्राम ऐसा है। तो ये जो बीच में खाली जगह दिखाई गई है, ये एक रेडियल नोड है, एक रेडियल नोड है ये, या स्फेरिकल नोड है, या नोडल सरफेस है, नोडियस तह है, नोडियस तह लिखा होता है इसको। अब डायग्राम कैसे बनाओगे, इसका प्रायिकता आरेख कैसे बनाओगे साई स्क्वायर और आर के बीच, साई स्क्वायर और आर के बीच ग्राफ बनाना है। बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर, यानी जहां आर 0 है वहां इलेक्ट्रॉन के पास जाने की प्रायिकता भी 0 है। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ी प्रायिकता बढ़ी, अधिकतम हो गई। जैसे जैसे और दूर गए प्रायिकता घटी, और घटते घटते क्या हो गई, घटते घटते प्रायिकता 0 हो गई, 0 हो गई। तो इसको टच कर दोगे यहाँ, ये टच कर दिया इसको। अब फिर प्रायिकता बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते अधिकतम होगी, फिर घटेगी जैसे जैसे दूर जाएंगे, पर अब 0 होगी क्या, नहीं होगी। तो ये एक रेडियल नोड दिखाई गई है यहाँ, ये रेडियल नोड बता रही है, ये रेडियल नोड है। समझ आ गई बात। ये एक स्थान ऐसा दिखा दिया जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये 2s का ग्राफ है, या 3p का ग्राफ है, या 4d का ग्राफ है, या 5f का ग्राफ है। सारों का ग्राफ ऐसा ही बनेगा, क्योंकि सब में एक एक रेडियल नोड आनी है। 2s देख लो, 3p देख लो, 4d देख लो, 5f देख लो, एक एक रेडियल नोड आएगी इनमें। समझ आ गई बात। अब 3s अगर होता, 3s अगर होता तो कितनी रेडियल नोड बनती बताओ 3s में, दो, दो। तो अपने ये दो बनती ना 3s के अंदर, तो अपने यही दिखा देते हैं 3s को। 3s में दो बनती, क्योंकि फार्मूला हो जाता 3 - 1, है ना, दो रेडियल नोड हो जाती। जब दो रेडियल नोड हो जाती तो हम इसको यहीं दिखा देते हैं, दो रेडियल नोड को। अब क्या होगा, प्रायिकता बढ़ते 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 वापिस घटेगी, और घटते घटते क्या हो जाएगी, 0। बढ़ तो गई, घटते घटते 0 हुई, 0, 0 दो बार 0 होगी, है ना। तो फिर वापिस दूसरी बार 0 होने के बाद दो बार 0 हो गई अभी,
और दूसरी बार शून्य होने के बाद फिर बढ़ेगी और वापिस शून्य होगी क्या फिर? अब शून्य नहीं होगी, है ना। अब ये वापिस बढ़ेगी और अब शून्य नहीं होगी। तो कितने रेडियल नोड दिख रहे हैं अब डायग्राम में? कितने रेडियल नोड शो हो रहे हैं अब? दो रेडियल नोड शो हो रहे हैं। तो ये 3s का डायग्राम आ गया आपके पास। आगे बात समझ? अब हम बात करें जो एंगुलर नोड है उसकी, एंगुलर नोड, नोडल प्लेन की। तो ये 3s का डायग्राम बन गया, ये 3s हो गया। प्रायिकता आरेख समझ गए हो इसका? कितने रेडियल नोड दिखाओगे प्रायिकता आरेख में? ये साई स्क्वायर है और ये R2 दिखाएंगे। यानी पहले ये अब जीरो करी, फिर बढ़ाई, फिर जीरो करी, फिर बढ़ाई, या जीरो करोगे और अब जीरो नहीं करेंगे। समझ आ गई बात? अब हम लोग बात करें एंगुलर नोड की। एंगुलर नोड, या जिसको हम लोग नोडल प्लेन भी बोलते हैं, नोडल प्लेन किसके बराबर होता है? ये एल के, एल के बराबर होता है। तो एस कक्षक में तो ये होता ही नहीं। पी में कितने होते हैं? पी में 1, डी में 2, डी में 2। अब डी में 2 है ना, डी में 2 होते हैं। अब देखो आप, पी में 1 और डी में 2। अब पी कक्षक कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के, पी एक्स पी वाई पी जेड, है ना, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो अगर आप पी कक्षक समझ गए ना तो आपको डी की कहानी समझ आ जाएगी। तो ये पी एक्स बना रहा हूँ मैं, ये एक्स अक्ष होगी, वाई अक्ष होगी, और ये मैंने एक जेड अक्ष दिखा दिया आपको। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। जेड अक्ष की एक्चुअल पोजीशन क्या है? एक्चुअल पोजीशन जो है वो बोर्ड से आगे और बोर्ड के पीछे की ओर है ना, बोर्ड से आगे और बोर्ड के पीछे की ओर है। अब पी कक्षक डंबलाकार आकृति लिए होता है। पी एक्स हम बना रहे हैं, डंबलाकार आकृति लिए होता है। वो डंबल कहाँ रहेगा? डंबल एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस के ऊपर। ये एक्स एक्सिस के ऊपर वो डंबल है ना, पी वाला। तो इसमें जो नोडीय तल बना है, जो नोडल प्लेन बना है, नोडल प्लेन, नोडीय तल बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, या हम एंगुलर नोड बोलते हैं। एंगुलर नोड वो एक है। और वो एंगुलर नोड कैसे बनी है? पी एक्स के अंदर वो एंगुलर नोड बनी है वाई और जेड को मिलाकर। वाई और जेड को मिला हुआ, वाई और जेड को मिलाओ। जेड एक्चुअल में क्या है? बोर्ड से आगे और बोर्ड के पीछे है। यूं सोचना है आपने ना, वाई और जेड को, वाई और जेड को मिला रहा हूं मैं। देखो आप, ये वाई और जेड को मिला दिया मैंने, देखो वाई और जेड को मिला दिया। ये वाई और जेड को मिला दिया, वाई को जेड से मिला दिया। ये वाई और जेड को मिला दिया, और ये वाई और जेड को मैंने मिला दिया। अब आप देखें, जो ये नोडल प्लेन आप देख रहे हैं, देखो इस तरह से एक नोडल प्लेन आपको दिख रहा है। देखो, समझ गए? बिल्कुल सेंटर से जाता हुआ, वाई और जेड को मिलाकर बिल्कुल सेंटर से। पी की 2 पाली हैं। समझ आ रही है बात? कैसे है ये नोडल प्लेन? पता लगा है? ये एक्चुअल में क्या है ना, एक्चुअल में ये हमें ऐसे दिखा है। एक्चुअल में ये है क्या? ये इस तरह से कार्डबोर्ड है, एक बुक है पूरी की पूरी। अब पाली ये मान लें आप कि इस प्लेन के एक पाली तो आगे की ओर है और एक पाली पीछे की ओर है। बिल्कुल सेंटर से काट गया ये। एक पाली तो यूं है इसके आगे की ओर, एक पाली यूं है इसके पीछे की ओर, और ये यहाँ बीच में से बना है। ये बिल्कुल सेंटर से यहाँ से बना है ये।
समझ आई बात? लग गया पता? तो पी एक्स के लिए जो नोडल प्लेन है वो कैसे बने, कौन सा नोडल प्लेन है इसमें पी एक्स में? वाई जेड नोडल प्लेन है, वाई जेड नोडल प्लेन। मतलब क्या मतलब है वाई जेड नोडल प्लेन का? कि वो वाई और जेड को मिलाकर बना है ना, वाई और जेड को मिलाकर बना है। एक्चुअल में क्या है ना, अब देखना, अब आपको और बेटर, ये तो यानी ये दिखना नहीं चाहिए अपने को। ये वाली जो पाली है, ये वाली ऐसे ढकी होती है आगे की ओर, यूँ, ये देखो। अब आपको थोड़ा और बढ़िया दिखेगा। पहले तो वो पाली सी दिख रही थी, अब यूँ लगेगा कि ये काटता हुआ जा रहा है, देखो। अब देखो, समझ आ गई बात? ऐसे देखो, पी वाई जब बनाओगे, अब समझ गए हो आप लोग, पी वाई जब बनाओगे तो ये एक्स अक्ष होगी, ये वाई अक्ष होगी, और ये जेड अक्ष होगी, जेड अक्ष। अब पी वाई क्या होता है? पी वाई कौन सी अक्ष पर होगा? वाई अक्ष पर होगा। तो इसके लिए जो नोडल प्लेन बनेगा ये पी वाई हो गया। जो नोडल प्लेन बनेगा, नोडल प्लेन एक्स जेड नोडल प्लेन होगा ना, एक्स जेड नोडल प्लेन जो होगा वो एक्स जेड नोडल प्लेन होगा। एक्स और जेड को जब आप मिलाओगे तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से, एक्स और जेड को मिलाने से यूं, तो ये जो प्लेन बन दिख रहा है आपको एक्स जेड, ये नोडल प्लेन बन गया। समझ आ गई बात? अब इसमें अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल सेंटर से जाता हुआ। क्लियर है? अब पी जेड के लिए क्या नोडल प्लेन होगा? तो पी जेड के लिए एक्स वाई, एक्स वाई। पी जेड के लिए जो नोडल प्लेन होगा वो एक्स वाई होगा, नोडल प्लेन एक्स वाई। बनाने की जरूरत तो नहीं है, अब समझ गए हो? अब आप अपने आप बताना फिर मेरे को। अब डी कक्षक पे चलते हैं हम लोग, डी कक्षक पे। नोडल प्लेन बोल दो चाहे एंगुलर नोड बोल दो ना, एक ही बात है। अब डी कक्षक पे चलते हैं। डी कक्षक पहले ही पता है अपने को कितने नोडल प्लेन होंगे इसमें? 5 नोडल प्लेन होंगे डी में, 2 होंगे, 2 नोडल प्लेन होंगे। कक्षक 5 होते हैं, नोडल प्लेन 2 होंगे, है ना। अब ये और ध्यान रखना कि इसको एंगुलर नोड क्यों बोला गया है, क्योंकि ये पाली के एक पर्टिकुलर एंगल पर है। जैसे 90 डिग्री पर है, ये देखो पाली के, ये पाली है ना, तो ये पाली के बिल्कुल 90 डिग्री पर है, यूं है ये, एक्चुअल में यूं है बिल्कुल। समझ गए? इसलिए इसको एंगुलर नोड, कोणीय नोड बोलते हैं। पर्टिकुलर कोण पर होता है ये, और वो रेडियस पर होता है। वो जो था ना, वो हम बना रहे थे, वो रेडियस पर था, देखो वो रेडियस पर था ऐसे, तो वो रेडियल नोड बोला गया। ठीक है, ये एंगल पर है तो ये एंगुलर नोड बोला गया। नोडल प्लेन, ये तल है, एक प्लेन है बिल्कुल, प्लेन समझते हो आप लोग, तो ये प्लेन है इसलिए इसको प्लेन बोला गया, नोडल प्लेन। तल है एक ये, है ना, नोडीय तल। अब डी कक्षक में 2 नोडीय तल होते हैं। अब अपने आप बताना, डी एक्स वाई बताओ, डी एक्स वाई क्या होगा बताओ, डी एक्स वाई, डी एक्स वाई कक्षक जिसकी पालियां क्या होंगी? एक्स और वाई के बीच। अब समझना बात को, देखो ये डी एक्स वाई बन गया, ये मान लो एक्स है, ये मान लो वाई है। जेड कहाँ है बताओ, जेड, जेड सोचो कहाँ है, जेड बताओ इसमें कहाँ है? ये डी एक्स वाई है, जेड की पोजीशन सोचो कहाँ है? जेड कहाँ है? इस सेंटर पॉइंट के बाहर की ओर है ना, सेंटर पॉइंट के बाहर की ओर है और अंदर की ओर है। तो जब आप x को z से मिलाओगे, समझ गए हो, x, इस x वाले इस पॉइंट को z से मिलाओगे, लगा लिया दिमाग, वो बिल्कुल ऐसे बाहर की ओर है, ऐसे बाहर की ओर, और वो उधर अंदर की ओर है, अंदर की ओर, ऐसे ऐसे है वो।
अब आप देखो, जब आप इसको x को z से मिलाओगे इस तरह से, तो बताओ एक प्लेन दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बताओ। दिख रहा है, समझ गए। और ऐसे y को z से मिलाओ, दूसरा प्लेन भी दिखेगा जब आप y को z से मिलाओगे। y को z से मिलाकर सोचो, इस पॉइंट को z से मिलाओ। z फ्रंट की ओर है, फ्रंट की ओर है यहाँ, ये y यहाँ, और वो बैक में यहाँ, और ये देखो, ये दो प्लेन दिख रहे हैं आपको, समझ गए। लगा पता या नहीं लगा, ये बताओ। तब हाँ, जेड एक्स और जेड वाई, बहुत बढ़िया। एक तो एक्स जेड है और एक वाई जेड है, सही है। तीसरी एक्स से मिला दो, एक्स वाई आपको दिख रही है, एक्स जेड और वाई जेड, दो नोडल प्लेन बन गए इसमें। ये दो नोडल प्लेन हो गए। अब बताओ डी वाई जेड में, बताओ डी वाई जेड में, ये वाई मान लो, ये जेड मान लो, डी वाई जेड हो गया। अब एक्स अक्ष क्या होगी, बताओ एक्स अक्ष। इस पहले तो वाई जेड देखो, वाई जेड की पालियां कहाँ होगी, अक्षों के बीच में, है ना, अक्षों के बीच में होगी, ठीक है। तो इसमें जो नोडल प्लेन बनेगा, अब मैं आपको यहीं से आइडिया दे देता हूँ। एक तो यूं काट रहा होगा ऐसे, यूं काटता हुआ, है ना, और एक यूं काटता हुआ, ऐसे ही बनेंगे ना। यही दो जगह हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक तो यूं काट रहा होगा ऐसे, थोड़ा इसको इस तरह हमने दिखा दें, एक तो ये बन गया देखो, और एक ये बन गया, लग गया पता। एक तो आगे से जा रहा है पीछे की ओर ना, ऐसे एक ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टल और एक जा रहा है वर्टिकल। ये तो हॉरिजॉन्टल जा रहा है पीछे की ओर और ये वर्टिकल जा रहा है पीछे की ओर, समझ आ गई बात। तो फ्रंट में कौन सी अक्ष थी, एक्स अक्ष थी। तो किस किस से मिलकर बना ये वाला किससे मिलकर बना, ये वाला एक्स और वाई से, बहुत बढ़िया। और ये वाला किससे मिलकर बना है, वाई और एक्स और जेड से, एक्स और जेड से, बिल्कुल। फ्रंट में एक्स वाई तो दिख ही रही है अपने को, एक्स नहीं दिख रही, तो ये एक्स और जेड से मिलकर बना ना। तो एक्स वाई और वाई जेड दो नोडल प्लेन हो गए हैं इसके अंदर। और ये ध्यान रखना, इसमें जो नोडल प्लेन होता है वो 45 डिग्री के कोण पर होता है। 45 डिग्री होगा या नहीं होगा, बताओ। ये देखो, ये पाली है, पाली और नोडल प्लेन के बीच का कोण सोचो आप, ये कोण 90 डिग्री है ना, तो ये वाला कोण 45 होगा ना। इसमें नोडल प्लेन जो होता है वो 45 डिग्री के कोण पर माना जाता है, ठीक है। अब डी एक्स जेड में बताओ कौन कौन से होंगे, डी एक्स जेड में एक्स वाई और वाई जेड, बहुत बढ़िया। तो बनाने की जरूरत तो नहीं है, डी एक्स जेड में एक्स वाई और वाई जेड। अब डी एक्स स्केयर वाई स्केयर में सोचो, नहीं ऐसा नहीं होगा। प्लेन तो होंगे दो प्लेन तो होंगे ही होंगे, ठीक है। कौन से होंगे, उसमें ऐसे नाम नहीं दिए जाते हैं ना, नाम नहीं दे सकते हम लोग। उसमें सीधा बताया जाता है दो नोडल प्लेन होते हैं और जो 45 डिग्री के कोण पर होते हैं। उसमें जो नोडल प्लेन बनेंगे ना वो यूं बनेंगे, देखो यूं। एक तो ये वाला हो जाएगा, यहाँ वाला, समझ गए, है ना, ये बनेगा एक तो। हाँ, पालियों के बीच में बिल्कुल है, तो प्लेन ही है, समझ आ गई बात। और एक इधर से बनेगा ऐसे, यहाँ से, इस साइड से, ठीक है। तो इसमें ये नहीं बताया जाता कौन सा होता है, जैसे उसमें पड़े बता रहे थे ना कौन से हैं। यहाँ ये नहीं पता लगता कौन से हैं, बता भी नहीं सकते हम लोग, क्योंकि एक्सिस तो यूज हो गई इसमें, और नाम नहीं दिए होते इसमें, सीधा ही लिखा होता है 45 डिग्री के कोण पर दो नोडल प्लेन यानी एंगुलर नोड स्थित होते हैं, समझ आ गई बात। तो 45 डिग्री के कोण पर दो एंगुलर नोड हैं इसके अंदर। हाँ, पालियों से देखा जाता है, पालियों से 45 डिग्री, ठीक है, पालियों से देखा जाता है एंगल। 45 डिग्री के कोण पर दो एंगुलर नोड होते हैं और
या बोल दो नोडल प्लेन होते हैं। ठीक है, अब आता है डी जेड स्केयर। ये बड़ी देखने वाली चीज़ है। इसमें एक बहुत ही शानदार कंडीशन अप्लाई होती है। इसमें नोडल प्लेन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, नोडल प्लेन नहीं होता इसके अंदर, यानी एंगुलर नोड नहीं होता इसके अंदर। इसमें नोडल कोण होता है, नोडल कोण, यानी नोडल शंकु होते हैं दो, नोडल शंकु होते हैं दो, नोडल शंकु, नोडल शंकु होता क्या डी जेड स्क्वायर। देखो ये जेड अक्ष है, डी जेड स्क्वायर की पाली कहाँ होगी, जेड पर ऊपर नीचे। ठीक है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की एक वलय होती है, वृत्ताकार वलय इस तरह से। तो आप देखो इसमें एक्स अक्ष भी कवर होगी, वाई अक्ष भी कवर होगी और जेड अक्ष भी कवर होगी, सारी अक्ष कवर हो चुकी हैं। देखो आप, क्योंकि वृत्त बना दिया बीच में हमने, तो वृत्त वो दो अक्षों को ले गया जो आगे पीछे वाली थी, और जेड को ये ले गया था। समझ आ गई बात, लगा पता या नहीं लगा ये बताओ, है ना। तो इसमें एक्स वाई जेड सारी अक्षें कंज्यूम हो चुकी हैं इलेक्ट्रॉनों से। इसमें एक्स वाई जेड सभी अक्षों पर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की वलय होती है, ये वाली वलय, ये इलेक्ट्रॉन की वलय होती है। इसीलिए कई बुक्स में ऐसे डबल दिखाई होती है, यूं यूं दिखाई होती है। ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की रिंग होती है इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन की वलय होती है। ठीक है, तो अब इसमें नोडल कोण कैसे बनेगा। देखो यहाँ से सेंटर पॉइंट से, देखो सेंटर पॉइंट से, तो एक तो पाली के बिल्कुल ऐसे टच करता हुआ, पाली के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पाली के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक शंकु तो ये बन गया, देखो ये शंकु बन गया, एक देखो बन गया, और एक शंकु इस पाली पे बन जाएगा। देखो ये देखो यहां बन जाएगा एक शंकु, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ आ गई बात, मतलब सिर्फ पाली की सरफेस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, पाली के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है ही। आगे बात समझ। तो कितने शंकु दिख रहे हैं इसमें, देखो आप, ये जेड डी जेड स्क्वायर की शेप तो क्लियर है अपने को, है ना। ये डी जेड स्क्वायर की शेप है ना। अब डी जेड स्क्वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं होते, इलेक्ट्रॉन सिर्फ पाली की सतह पर नहीं होते। भाई एक्स अक्ष पर इलेक्ट्रॉन है, वाई अक्ष पर इलेक्ट्रॉन है, जेड अक्ष पर, पाली के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। कहाँ नहीं है इलेक्ट्रॉन, कहाँ नहीं है इलेक्ट्रॉन, सिर्फ पाली की सतह पर। तो सेंटर पॉइंट से लेकर आप पाली की सतह को टच करते हुए आगे आइए, यूं ऐसे देखो, यूं, तो यहाँ एक शंकु बनेगा। देखो आप, ये शंकु बन गया, देखो बन गया शंकु, है ना। ऐसे ही पाली की सतह को टच करते हुए ऊपर जाइए, एक शंकु यहां बन गया, देखो ये बन गया, देखो। तो कितने शंकु बन गए, दो। तो इसमें दो नोडल कोण होते हैं, नोडल शंकु होते हैं डी जेड स्क्वायर के अंदर। समझ आ गई बात, इसमें एंगुलर नोड नहीं होते बल्कि नोडल कोण, नोडल शंकु होते हैं, दो नोडल शंकु होते हैं। लगा पता या नहीं लगा ये बताओ। ठीक है, तो ये आपके पास जो है सारा सिस्टम आपके आगे पड़ा है कि कैसे हम लोग जो है नोडल प्लेन और नोडल एंगल और जो है नोडल कोण या रेडियल नोड, ये कैसे सोचना है हमें। समझ आ गया सारा।